उत्तर प्रदेश के पूर्व यशस्वी मुख्यमंत्री और जिन्हें मैं आज भी कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में हमारा कोई नेता है तो आदरणीय कल्याण सिंह जी हमारे नेता हैं। और लंबे समय तक आदरणीय कल्याण सिंह जी के साथ मुझे काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। मुझे याद है कि जब हम लोग युवा हुआ करते उस समय कल्याण सिंह जी के नेतृत्व की एक साख थी, एक विश्वसनीयता थी। और आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में जो भी उन्होंने काम किया है, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि सचमुच हमसे भी बेहतर तरीके से उत्तर प्रदेश में हुकूमत यदि किसी ने चलाई है तो वह आदरणीय कल्याण सिंह जी ने चलाई। ऐसे आदरणीय कल्याण सिंह जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत जी वाजपेयी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री सत्यपाल जी मलिक, राष्ट्रीय मंत्री श्री रामेश्वर जी चौरसिया, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता कैप्टन अभिमन्यु सिंह जी, प्रदेश महासचिव स्वतंत्र देव सिंह जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री भूपेंद्र सिंह जी, श्री बीरेन सिंह जी सिरोही पूर्व मंत्री और प्रदेश के उपाध्यक्ष प्रिय राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया, डॉक्टर महेश शर्मा जी हमारे नोएडा के लोकप्रिय विधायक और यहाँ की लोकप्रिय विधायक श्रीमती विमला जी सोलंकी, श्री श्याम नंदन सिंह जी, श्रीमती लज्जा रानी जी गर्ग और इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता ठाकुर वार्षिक सिंह जी राणा और कैप्टन विकास जी गुप्ता, जिलाध्यक्ष श्री हरीश जी ठाकुर, श्री डीके जी शर्मा, महानगर अध्यक्ष श्री विजेंद्र नागर, और तो कोई छूटा नहीं है, छूट गया नवाब सिंह जी नागर, और बोलो वही बोलता हूं, डॉक्टर भोला सिंह, चलो और बोलो। यहाँ उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान मित्रों, माताओं एवं बहनों, मुझे याद है कि जिस समय यहाँ पर विधानसभा का चुनाव चल रहा था उसी समय यहाँ से थोड़ी ही दूर पर किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए मैं आया हूँ। बैर में और आज पुनः आप सबके बीच उपस्थित। लंबा समय गुजर गया और आप लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट से हम लोगों का स्वागत किया है, फूलों की हार पहनाकर आप लोगों ने स्वागत किया है, शाल पहनाकर स्वागत किया है और साथ ही साथ चांदी का मुकुट भी हम लोगों के सिर पर पहनाकर आप लोगों ने हम लोगों का स्वागत किया। भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा भी है, स्वागत और अभिनंदन कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। जो भी प्यार, जो भी मोहब्बत आपने दिया है, सबको दिल में संजोकर मैं यहां से जाऊंगा। लेकिन जिन मित्रों ने सम्मान के कारण प्यारवश चांदी का मुकुट हम लोगों के सिर पर पहनाया है और जो शाल हम लोगों को भेंट की है, मैं उसे दोनों को आज यहाँ पर आदरणीय कल्याण सिंह जी और हमारा दोनों लोगों का मैं जिलाध्यक्ष के हवाले करके जाऊंगा। यदि कोई भी गरीब माँ की कोख से पैदा हुई बेटी शादी होने के बाद घर से विदा हो रही हो और पाँव में चांदी की पायल भी न हो तो यह मुकुट तोड़कर उसके पैरों की पायल लगवा दी जानी चाहिए। इसलिए मैं उसे देकर जाता हूँ। और साथ ही साथ कोई ऐसा गरीब परिवार जिसे तन ढकने के लिए कपड़ा न हो, जो शाल हम लोगों को भेंट की गई है, वह शाल ऐसे गरीब परिवारों के हवाले कर दी जानी चाहिए। इसलिए मैं इस जिलाध्यक्ष को दोनों देकर जाता हूं। प्यार और मोहब्बत से बढ़कर मनुष्य के जिंदगी में और कोई दूसरी चीज नहीं हुआ करती है। बहनों भाई, आपने मान सम्मान स्वाभिमान हमको दिया, हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आपने दिया। और आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, मान सम्मान स्वाभिमान यह मनुष्य के हृदय की सबसे बलवती भावना होती है। मनुष्य हर चीज से समझौता कर सकता है, लेकिन अपने मान सम्मान स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं कर सकता।
मैं कभी कभी उदाहरण भी देता हूं और मैं कहता हूं, गरीब मां की कोख से पैदा हुआ भले ही कोई नौजवान क्यों न हो, और बड़े से बड़ा राजा महाराजा आकर यह कहे तुम गरीब हो, तुम्हें खाने के लिए एक समय की सूखी रोटी भी नहीं मिलती, चलो तुम्हारे नाम से मैं अपना राजमहल लिख देता हूं, चलने फिरने को गाड़ियां मिलेंगी, खाने पीने के लिए जितना अच्छा से अच्छा भोजन हो सकता है सब कुछ मिलेगा। लेकिन प्रातःकाल जब तुम बिस्तर से उठोगे तो तुमको चौराहे पर खड़ा होकर तुम्हारे खोपड़ी पर दो दो चाटे लगाए जाएंगे, भले ही वह स्वाभिमानी जवान गरीब मां की कोख से क्यों न पैदा हुआ हो, भले ही वह झोपड़ी में क्यों न रहता हो, उसका स्वाभिमान जाग उठेगा और उस राजा को ललकारते हुए कहेगा, हे राजा, तुम्हारे राजमहल को मैं पैरों से ठोकर मारता हूं, लेकिन अपनी खोपड़ी पर मैं कभी चाटे नहीं खा सकता हूं। यह होती है स्वाभिमान की भावना। बहनों भाइयों, यह स्वाभिमान की भावना जहां व्यक्तिगत होती है, आपको यदि कोई अपशब्दों का प्रयोग कर दे, गाली दे दे, आपका व्यक्तिगत स्वाभिमान जाग उठेगा और आप उससे दो दो हाथ करने के लिए तैयार हो जाएंगे। वैसे ही जिस समाज के आप हैं, उस समाज के लिए कोई अपशब्दों का प्रयोग कर दे, गाली दे दे, आपका समाज का स्वाभिमान जाग उठेगा। वैसे ही हमारे हिंदुस्तान की सीमाओं पर यदि दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत आंख उठाकर देखने की जरूरत करे तो मैं समझता हूं सारे हिंदुस्तान का स्वाभिमान जाग उठेगा। और आज सबसे बड़ा सवाल यदि हम लोगों के सामने कोई है, सबसे बड़ा सवाल, बहनों भाइयों, हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान पर कुछ विदेशी ताकतें चोट पहुंचाने की कोशिश कर रही है। 120 करोड़ की जनसंख्या का हमारा भारत क्या इतना कमजोर हो गया है? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, कांग्रेस के मेरे नेताओं, मैं यही कहना चाहता हूं, आप जागो। कब तक हमारा यह राष्ट्र, कब तक हमारा यह देश अपमान बर्दाश्त करता है? भारत का विभाजन हुए लगभग 66 वर्षों का समय गुजर गए। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, लेकिन खंडित आजादी हमें हासिल हुई। अखंड भारत माता के दो टुकड़े करके हिंदुस्तान बना दिया और पाकिस्तान बना दिया। हमने यह सोचा था कि पाकिस्तान में भी जो है वह हिंदुस्तान के ही रहने वाले लोग हैं, परस्पर मिलजुल कर रहेंगे, सभी अपने अपने देश को एक ताकतवर देश और मजबूत देश बनाने की कोशिश करेंगे, हमारा भाईचारे का रिश्ता रहेगा। लेकिन जब से पाकिस्तान अस्तित्व में आया है, तब से कैसी नापाक हरकतें हिंदुस्तानियों के साथ की जा रही हैं, हिंदुस्तान के सेना के जवानों के साथ की जा रही हैं। आतंकवादी गतिविधियों को यदि बढ़ावा कहीं से मिल रहा है तो वह पाकिस्तान की धरती से बढ़ावा मिल रहा है। क्या हमारे प्रधानमंत्री और हुक्मरानों के कलेजे में वह ताकत नहीं है कि पाकिस्तान को दो टूक जवाब देते हुए कह दें कैसी नापाक हरकतें पाकिस्तान बंद करे अथवा भारत उसका मुंह तोड़ जवाब देगा? क्या यह कलेजे में ताकत नहीं रह गई? क्या हो रहा? बार बार आतंकवादी हमले होते हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच सन 1947 के बाद 48 से लेकर कई बार लड़ाई हो चुकी है, लेकिन बहनों भाइयों, हिंदुस्तान के मान सम्मान स्वाभिमान को यदि बचाने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारे और आपके परिवारों में पैदा हुए हमारे सेना के जवानों ने अपने सीने का बटन खोलकर इस भारत माता के मान और सम्मान को बचाया। आज क्या हो रहा? आपने देखा हेमंत और सुधाकर, हमारे दो सेना के जवानों का, पाकिस्तान की सेना के जवान हमारी सीमा में घुसकर उसका सिर काट कर ले जाते हैं और एक की छत विक्षत लाश वापस करते हैं। उसके बाद ही मैंने कहा था कि प्रधानमंत्री जी, पाकिस्तान के साथ जो हमारा कूटनीतिक रिश्ता है
उसे स्केल डाउन किया जाना चाहिए, उसे कम किया जाना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उसे नहीं सुना। सारा देश कह रहा था कि इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। फिर भी इस कांग्रेस की हुकूमत, जिसे समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का समर्थन प्राप्त है, हम लोगों की बातों को अनसुनी कर दिया। कब तक यह हिंदुस्तान बर्दाश्त करेगा? यदि उसी समय भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया होता तो मैं समझता हूं आज हमारे जो 5 सेना के जवान पाकिस्तान सेना के जवानों के द्वारा मारे गए हैं, शायद उनके इस शव और अंतिम संस्कार को देखने का यह बदनसीबी हम लोगों के जीवन में न हासिल हो। बहनों भाइयों, देश संकट में है, देश संकट में है। देश को यदि कोई बचा सकता है तो आप देश को बचा सकते हो। आज दोनों हाथ फैलाकर आपसे याचना करने के लिए आप सबके बीच आया हूं। क्या हमारा भारत इतना कमजोर हो? चीन हमारा पड़ोसी देश है। चीन के पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के लोग हमारे पीएलए जिसे बोलते हैं, हमारे सीमा के अंदर घुसकर 21 दिन तक 40 चीन के सेना के जवान अपना टेंट तंबू गाड़कर अड्डा जमा कर बैठ जाते हैं और हमारी सरकार कहती है कि हम बात करते रहेंगे। मैं जानता हूं कि हमारे सेना का जवान सचमुच जब इस प्रकार की हरकतें यदि किसी विदेशी ताकत के द्वारा होती हैं तो मचलने लगता है उसका जवाब देने के लिए। लेकिन हुकूमत को जो निर्देश देना चाहिए, जो फैसला करना चाहिए, वह हुकूमत फैसला करने से कतराती है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, मजबूर कर दो हुकूमत को। ऐसी हुकूमत हमें हिंदुस्तान में नहीं चाहिए। बहनों भाइयों, हुकूमत तो ऐसी चाहिए, प्रधानमंत्री तो ऐसा चाहिए जिसका कलेजा शेर का हो। यदि कोई आंख उठाकर देखने की यदि कोशिश करे तो उसका मुंहतोड़ जवाब दे दे। ऐसी हुकूमत का ऐसा नेता इसे हिंदुस्तान को चाहिए। बचा लो बहनों भाइयों, बचा लो बहनों भाइयों। आजादी को हासिल किए हुए 66 वर्षों का समय गुजर गया। दुनिया के छोटे छोटे देशों को मैं जानता हूं जिन्होंने कमोबेश उसी समय आजादी हासिल की थी जिस समय हम लोगों ने आजादी हासिल की। आज वह दुनिया के ताकतवर देशों की कतार में खड़े हो गए, लेकिन 66 वर्षों की आजादी के बाद भी आज भी हम दुनिया के गरीब देशों में गिने जाते हैं। और यह सरकार फूड सिक्योरिटी बिल लाने जा रही है। फूड सिक्योरिटी बिल का हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन लंबे समय तक इस हिंदुस्तान में हुकूमत किया है तो कांग्रेस के लोगों ने किया है। सपा और बसपा के नेता भी सुन लें, आप संसद में और इस सरकार को समर्थन देने का काम कर रहे हैं। याद रखिएगा, सब कुछ हिंदुस्तान की जनता बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन इस समय देश को तबाह करने वाली कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने वाली राजनीतिक पार्टी को भी हिंदुस्तान की जनता किसी भी सूरत में माफ नहीं करेगी। इस सच्चाई को भी आपको समझना चाहिए। क्या हो गया? आज 67% लोगों को खाद्यान्न मुहैया कराने की नौबत आ गई। पूछो कि आपने 54-55 वर्षों तक 54-55 ईयर तक हुकूमत की और आज भी लोग भोजन के अभाव में दम तोड़ देते हैं। कर्ज के बोझ से दबा हुआ हमारा यह किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो जाता है। 10-15 वर्षों के अंदर जानकर मेरे किसान भाइयों आपको आश्चर्य होगा, 2 लाख से अधिक किसानों ने कर्ज के बोझ से दबे होने के कारण आत्महत्या कर ली है। इनकी गरीबी के साथ यह कांग्रेस जो हुकूमत में बैठी है, जिसे सपा बसपा का समर्थन प्राप्त है, वह इनकी गरीबी के साथ क्रूर मजाक करते हैं, घिनौना मजाक करते हैं। कांग्रेस का एक नेता कहता है, अरे काहे को चिंता है, 12 रुपए में तो पूरे दिन भर का 5 लोगों के परिवार का पेट भर सकता है। आप 12 रुपया दे दिया जाए तो एक परिवार का पेट भर जाएगा दिन भर में। मैं आपसे पूछना चाहता, दूसरे नेता ने कह दिया, अरे साहब उन्होंने तो 12 की बात कह दी।
अरे सच्चाई तो यह है कि 5 रुपए में पेट भर जाएगा। और एक ने कह दिया और भी आगे जाकर 1 रुपया की थाली में पेट भर। मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस के नेताओं से, हिंदुस्तान के गरीबों की गरीबी को यदि देखना है तो आंकड़ों में मत देखो। हिंदुस्तान के गरीबों की गरीबी यदि देखनी है तो उनके आंखों में झांक कर देखो। कांग्रेस के दोस्तों, आंकड़ों में जाकर गरीबों की गरीबी देखने की कोशिश मत करो, उस दर्द को समझने की कोशिश करो। आज हमारे देश की हालत तो खराब हुई ही है, उत्तर प्रदेश की भी हालत कितनी बदतर होती जा रही है दिनों दिन। और बहनों भाइयों, आप लोगों ने पहले बहुजन समाज पार्टी की हुकूमत को भी देखा है, समाजवादी पार्टी की हुकूमत को इसके पहले भी देखा और अब भी देखा। यह मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, न बिजली मिल रही है, न पानी मिल रहा है, गुंडे बदमाशों और माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। क्या इस उत्तर प्रदेश जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य है उसको ऐसी ही हुकूमत चाहिए? हम कहां उत्तर प्रदेश को ले जाना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश की आज आबादी लगभग 21 करोड़ 22 करोड़ की पहुंच गई है। इसीलिए मैं आज आपसे कहने आया हूं बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश भी परिवर्तन मांगता है और यह हिंदुस्तान भी परिवर्तन मांगता है। यदि आतंकवाद को आप सफाया करना चाहते हैं, उग्रवाद को समाप्त करना चाहते हैं, हिंदुस्तान में अमन चैन के हालात पैदा करना चाहते हैं, हिंदुस्तान का विकास करना चाहते हैं, तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। आपको आश्चर्य होगा कि राजनाथ सिंह यह कैसे कह रहे हैं। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं, जहां जहां हमारी राज्य सरकारें हैं, चले जाइए गुजरात में देख लो बहनों भाइयों, गुजरात ने जैसा विकास किया है उसकी सराहना केवल हिंदुस्तान में ही नहीं हो रही है बल्कि दुनिया के कोने कोने में उसकी सराहना हो रही है। हुकूमत यदि होनी चाहिए तो ऐसी होनी चाहिए। चले जाइए हमारे मध्य प्रदेश में, वहां के मुख्यमंत्री आज हिंदुस्तान ही नहीं सारी दुनिया में कृषि की विकास दर 19% तक पहुंचाने वाला कोई राज्य है तो भाजपा शासित राज्य मध्य प्रदेश, जिसके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। यही भाजपा की सरकार होगी। छत्तीसगढ़ में चले जाइए, 1 रुपया किलो गेहूं, 2 रुपया किलो चावल, अब तो दोनों 1-1 रुपया कर दिया। आज से नहीं, 5 वर्षों से वहां की हमारी सरकार मुहैया करा रही है। और इतना ही नहीं बल्कि अपने किसानों को मालूम है, आप कल्पना नहीं कर सकते, 0% ब्याज दर पर 1 पैसा ब्याज न लेते हुए किसानों को खेती बाड़ी के लिए कर्ज मुहैया करा है। क्या यह कांग्रेस की हुकूमत नहीं कर सकती? छत्तीसगढ़ में जो हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो वितरण प्रणाली है, वह वितरण प्रणाली की सराहना आज भारत में ही नहीं सारी दुनिया में हो रही है। और चौथा राज्य हमारा गोवा है। गोवा के बारे में सुन लो आप, सचमुच आप दंग रह जाएंगे। हिंदुस्तान में डीजल से भी सस्ता पेट्रोल यदि कहीं पर मिलता है तो भाजपा शासित राज्य गोवा में मिलता है और कहीं नहीं मिलता। हुकूमत कैसे चलाई जाती है? भारतीय जनता पार्टी से भी किसी को सीखना है तो सीख सकता है। और आज मैं नहीं, भारत के बड़े बड़े राजनीतिक, दुनिया के बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक अभी सच्चाई को स्वीकार करने लगे हैं कि सचमुच अच्छी सरकार चलाने की कला यदि किसी पार्टी के पास हिंदुस्तान में है तो केवल भारतीय जनता पार्टी के पास है। क्या आप भूल गए कारगिल की लड़ाई हुई थी? कौन था भारत का प्रधानमंत्री? मैं चाहता हूं एक स्वर में आप बोलिए, कौन था भारत का प्रधानमंत्री? उनके नेतृत्व में हमारे देश के बहादुर सेना के जवानों ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। क्या यह सच नहीं है? और आजाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि यदि हमारा सेना का जवान सीमा पर लड़ते लड़ते यदि शहीद हो जाता था तो ससम्मान उसका शव
परिवार में लाकर उसका ठीक तरीके से अंतिम संस्कार कराने का काम आजाद भारत के इतिहास में पहली बार यदि किसी ने प्रारंभ किया तो उस नेता का नाम है श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी। कौन इस सच्चाई को नकारे? हम यहां किसानों का सम्मान करते हैं, वहीं पर हम जवानों का भी सम्मान करते हैं। और देखा होगा कि इसी अटल बिहारी वाजपेयी ने इस हिंदुस्तान ही दुनिया की हकीकत को समझते हुए, जैसे लाल बहादुर शास्त्री भले ही वह कांग्रेस पार्टी के रहे हों, लेकिन सचमुच उनके प्रति हमारे हृदय में बेहद सम्मान है। उन्होंने भारत को समझते हुए, भारत को धनवान बनाना चाहते हैं तो किसान धनवान बनना चाहिए, भारत की सीमाओं के लिए हम रक्षा करना चाहते हैं तो सीमाओं जवानों का मनोबल ऊंचा करना चाहिए। इसीलिए नारा दिया था जय जवान जय किसान। उसी लाल बहादुर शास्त्री के नारे को आगे बढ़ाते हुए पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि अब विज्ञान के मामले में सारी दुनिया तेजी के साथ आगे जा रही है। यदि हथियार भी हमारे जवानों के पास होने चाहिए, खेत में काम करने के लिए आधुनिक यंत्र होने चाहिए तो हमारे भी किसानों के हाथ में होने चाहिए। इसलिए एक तरफ यहां पर जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, तो हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने उसी को आगे बढ़ाते हुए कहा जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया। और आज मेरे नौजवानों, मैं देख रहा हूं 18, 20, 25, 30 साल के नौजवान यहां खड़ा, शायद तुम्हें अपने पुरुषार्थ पर यकीन नहीं है। अभी अभी 15 दिन पहले मैं 8 दिन की यात्रा पर अमेरिका गया। सारे लोगों से, अधिकांश जो बड़े बड़े जो प्रतिष्ठित लोग हैं, जो माने जाने चिंतक विचारक हैं, उन सारे लोगों से हमारी बात हुई थी। मुझे सुनकर यह हमारा सीना चौड़ा हो गया। सूचना प्रौद्योगिकी आईटी के क्षेत्र में सचमुच अमेरिका के अंदर और दुनिया के विकसित देशों के अंदर भारत का मस्तक यदि ऊंचा करने का काम किया है तो हमारे ऐसे 18, 20 और 25 साल के नौजवानों ने दुनिया में किया। कितने गर्व की बात। आज इन बच्चों को, गरीब का बच्चा तो पढ़ नहीं सकता। गरीब का बच्चा और गरीब किसान हो चाहे कोई गरीब हो, गंभीर बीमारी हो जाए तो अपना इलाज नहीं करा सकता। क्या हो गया है? कांग्रेस क्या 65-66 वर्षों में यह व्यवस्था आप नहीं करा सकते थे? आज सर्वाधिक पैसा किसान और गरीब का खर्च होता है तो बीमारी पर खर्च होता है। यह सही है कि नहीं है? दवा महंगी हुई है कि नहीं? हाथ उठा के बतलाइए। क्या यह हुकूमत यह नहीं कर सकती? गरीब कैसे इलाज कराए? बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े उद्योगपति, विधायक, सांसद अपना इलाज करा देंगे, सरकारी पैसा मिल जाएगा। इनको क्या मिलेगा? या ध्यान से सुन लेना बहनों भाइयों, यदि हमारी भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत जिस दिन हिंदुस्तान में आ जाएगी, एक एक व्यक्ति का स्वास्थ्य बीमा करेंगे, हेल्थ इंश्योरेंस करेंगे। जितना पैसा होगा वो बीमा कंपनी उसे अदा करेगी, उसका खामियाजा आपको भुगतना नहीं पड़ेगा। चले जाइए, यदि देखना, हमारे चले जाइए गुजरात में देख लीजिए, चले जाइए हमारे मध्य प्रदेश में देख लीजिए, चले जाइए हमारे छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, कोई इस बीमारी के कारण दम नहीं तोड़ देगा। क्या हो रहा? बहनों भाइयों, गरीबी के दर्द को यह नहीं समझते, और गरीबी बढ़ने लगती है, आर्थिक विषमता जब बढ़ने लगती है तो वह देश कभी शांत नहीं रह सकता, अशांति का माहौल पैदा हो जाता है। चीन में आज क्या हो रहा है? चीन में अब यह संभावना व्यक्त की जा रही है, आमदनी की विषमता, अमीर और गरीब के बीच की खाई इतनी बढ़ती जा रही है कि अब वहां पर गृह युद्ध की भी संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता है। ऐसे हालात वहां पर पैदा हो गए। बच्चों के शिक्षा के लिए क्या किसान का बेटा जाकर विदेशों में अपने बच्चे की पढ़ाई करा सकता है? क्या गरीब का बेटा बड़े बड़े जो एयर कंडीशन स्कूल बने हैं उनमें जाकर अपने बच्चों की पढ़ाई करा सकता है? उस बच्चे का अपराध क्या? उस बच्चे का अपराध बस यही है कि गरीब मां की कोख से पैदा हो गया, किसान की मां की कोख से पैदा हो गया, यही उसका अपराध है। अरे हमारा कहना है, चाहे गरीब मां की कोख से कोई बेटा पैदा हुआ हो
चाहे मीर मां की कोख से कोई बेटा पैदा हुआ हो, यदि उसके अंदर योग्यता है, प्रतिभा है, क्षमता है, तो यह जिसे अंग्रेजी में एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं, उसका परीक्षण कराया जाना चाहिए। और ऐसे सारे विद्यार्थियों को अपनी योग्यता और प्रतिभा विकसित करने के लिए भरपूर सहयोग सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए। यह भारतीय जनता पार्टी की, मैं देखता हूं पढ़ाई लिखाई करने के बाद हमारा नौजवान दर नेताओं के दरवाजे पर, अधिकारियों के दरवाजे पर परिवार की परवरिश करने के लिए इन अपने मजबूत हाथों को फैलाता है, रोजगार मांगता है। क्या दोष है उस नौजवान का? बहनों भाइयों, 65 वर्षों में इस हुकूमत ने चाहा होगा इस देश की अर्थव्यवस्था का मॉडल, वैकल्पिक मॉडल, जिसे हम अल्टरनेटिव इकोनॉमिक मॉडल अंग्रेजी में कहते हैं, ऐसा दे दिया होगा कि आज हमारा भारत, कोई भी नौजवान जो अपनी योग्यता, क्षमता और प्रतिभा के आधार पर कोई रोजगार चाहता है, उसे निश्चित रूप से अपने आप रोजगार का अवसर मुहैया होगा। लेकिन जो भी सारी गड़बड़ी रही है, इस सरकार की गलत नीतियों के कारण रही है, सरकार की गलत कार्रवाइयों के कारण रही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, परिवर्तन की घड़ी आ गई है मेरे बहनों भाइयों, परिवर्तन के लिए तैयार हो जाओ। गफलत में इस बार मत आना। भारत की तकदीर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और इतना ही नहीं, अवसर मिल गया तो मैं 5 साल की गारंटी नहीं देता हूं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि 10 से 15 वर्षों के अंदर भारत को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाया जा सकता है, दुनिया का सबसे विकसित देश बनाया जा सकता है, धनवान देश बनाया जा सकता है। हमारे यहां मानव संसाधन यानी जनशक्ति की कमी नहीं है, श्रम शक्ति की कमी नहीं है। जनशक्ति और श्रम शक्ति का सही उपयोग करके हम भारत को एक खुशहाल भारत बना सकते हैं। ऐसा भारत जो कि इसे कह सकते हैं डंके की चोट पर कि भारत केवल कुछ देशों के बीच आर्थिक महाशक्ति नहीं है, बल्कि भारत तो यह विश्व की आर्थिक महाशक्ति बन गया। फैसला इस बार होना चाहिए बहनों भाइयों, तो सोच समझकर फैसला होना चाहिए। 2014 में लोकसभा के चुनाव हुए, अब तक आपने यहां सपा की सरकार बनाई है, बसपा की सरकार बनाई है। क्या मैं यह मान कर जाऊं, जहां भी आपके रिश्ते नाते हैं वहां के लोग भले ही दूसरी पार्टी में हों, इस बार कह दीजिए, देश के नाम पर कह दीजिए, देश डूब रहा है, देश संकट में है, इस बार कहीं मुहर नहीं लगनी चाहिए। मुहर यदि लगनी चाहिए तो कमल के फूल पर ही मुहर लगनी चाहिए। यह संदेश पहुंचा दीजिए। भारत 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 के पास वह अकूत स्मृति है, श्रम है, उसका उपयोग करके हम भारत को विश्व की सबसे बड़ी ताकत बना सकते हैं। लेकिन फिर से दोहराकर मैं बात समाप्त करना चाहूंगा कि जब तक हमारा किसान धनवान नहीं होगा, जब तक हमारा मजदूर और गरीब धनवान नहीं होगा, तब तक दुनिया की कोई ताकत हिंदुस्तान को धनवान नहीं बना सकती है। और यह हिंदुस्तानियों के सपने को कोई पूरा करेगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी पूरा करेगी। यही विश्वास दिलाते हुए और आप सबके समक्ष शीश झुकाकर पुनः आप सबका अभिनंदन करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।